मैं आज आपको आयरन मैन के तीनों पार्ट्स एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मूवी स्टार्ट होती है एक सहरा से। वहाँ पर यूएस आर्मी होती है जो कि किसी ऐसे आदमी का इंतज़ार कर रही होती है जो कि वेपन्स को डील करता था और उसका नाम टोनी था। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि टोनी वहाँ पर पहुँच गया है। वहाँ पर टोनी उस आर्मी को एक मिसाइल दिखाता है और कहता है कि ये हम लोगों ने बनाया है और सिर्फ ये एक मिसाइल पूरी कंट्री को तबाह करने के लिए काफ़ी है। फिर वहाँ उस मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। दरअसल टोनी आर्मी से कोई डील करने आया था मिसाइल के बदले, और इस डील से वो बहुत अमीर हो सकता था। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जब टोनी कार में बैठा होता है तो उसकी कार पर कोई फायरिंग करता है। वहाँ पर मौजूद तमाम आर्मी टोनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग आर्मी वालों को मार डालते हैं और टोनी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसके पास उसकी ही कंपनी का एक बम पड़ा होता है जो कि ब्लास्ट होने से वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। फिर हमें एक दिन पहले का वो टाइम दिखाया जाता है जब टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड मिला था। टोनी जो कंपनी चला रहा था वो उसके फादर ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन जिस जगह अवार्ड दिया जा रहा था टोनी वहाँ मौजूद नहीं था, तो उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। अब अगर टोनी वहाँ पर नहीं था तो कहाँ पर था? वो था कसिनो में, और वहाँ पर वो आदमी आता है जिसने उसका अवार्ड रिसीव किया था और वो टोनी को उसका अवार्ड देता है। तो टोनी कहता है, यार मैं इसे कहाँ रखूँ, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। तो वो अवार्ड वो लोगों को देकर चला जाता है। टोनी जब गाड़ी के पास पहुँचता है तो वहाँ पर एक रिपोर्टर आती है और टोनी से पूछती है कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि आप नए नए वेपन्स बना रहे हैं और वो इतने खतरनाक हैं कि वो किसी की भी जान ले सकते हैं, इवन पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो टोनी कहता है, हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अगर हम वेपन्स ना बनाएं तो लोग हमें ही मार डालेंगे। फिर टोनी को बताया जाता है कि उसकी अफ़गानिस्तान के लिए फ्लाइट है, तो टोनी अपने प्राइवेट जेट से अफ़गानिस्तान आ जाता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है जहाँ टोनी बेहोश है और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है तो वो ये देखकर काफ़ी हैरान होता है कि मेरे साथ बैटरीज क्यों लगी हुई हैं। वो होश में आकर अपने साथ खड़े आदमी से पूछता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तब वो आदमी बताता है कि जब तुम्हारे पास वो बम एक्सप्लोर हुआ तो उसके कई पीसीस तुम्हारी बॉडी के अंदर चले गए और वो इतने छोटे छोटे पीसीस थे कि हम उनको बाहर नहीं निकाल सकते थे, और इसका एक ही हल था कि हम उन पीसीस को तुम्हारे दिल के पास जाने से रोक सकें। तो इस वजह से हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स यूज़ कर रहे हैं, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप किया हुआ है, और तभी वहाँ पर उन टेररिस्ट का लीडर आता है और टोनी से कहता है कि जानते हो कि मैंने तुम्हें किडनैप करके यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल मुझे बहुत पसंद आया है, और तुम तो जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारे बॉर्डर्स पर कब्जा कर रखा है, और मैं चाहता हूँ कि इस जैसा सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ। जैसे ही तुम मेरे लिए मिसाइल बना दोगे मैं उन पर अटैक करके तुमको छोड़ दूंगा। तो टोनी कहता है, कभी नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। तो टोनी के साथ खड़ा आदमी उसे कहता है कि ऐसा मत करो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर तुम्हारे साथी क्या इवन आर्मी भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगी। आखिर ये आदमी था कौन? ये आदमी भी वेपन्स बनाया करता था और उसे भी यही लोग यहाँ पर लाए होते हैं। यहाँ पर अब टोनी और वो आदमी मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का तरीका सोचने लगते हैं। हालांकि यहाँ से बाहर जाना नामुमकिन लग रहा था, मगर वो दोनों फिर भी ट्राई करना चाहते थे। वो आदमी कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली के पास जाना है, तो टोनी कहता है मेरी कोई फैमिली नहीं है, बस एक ड्राइवर और एक सेक्रेटरी है। फिर वो दोनों सोचते हैं कि हम दोनों लोग ऐसा ड्रेस बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ हो, क्योंकि जब हम बाहर निकले तो उनके शूट करने का कोई असर हम पर ना हो और हम यहाँ से भाग जाएं। वो आदमी टोनी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स हैं उनको सिर्फ वही बैटरी कंट्रोल कर सकती है जो मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ कनेक्ट की थी। अब उसको ढूंढना होगा ताकि उसको यूज़ करके हम यहाँ से बाहर निकल सकें, लेकिन उस सूट के लिए इनको बहुत हाई पावर बैटरी चाहिए थी जो कि उस सूट को रन भी कर सके। दूसरी तरफ लीडर उन दोनों पर कैमरे से नज़र रखे हुए था और उसको लगता है कि ये मेरे लिए मिसाइल बना रहे होंगे, तो वो उनको मटेरियल भी देता रहता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मिसाइल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको पता नहीं चलता। मगर जल्द ही इस बात की खबर उस तक भी पहुंच जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। तो वो उस आदमी को जो टोनी के साथ सूट बनाने में हेल्प कर रहा था
काफ़ी ज़ख्मी कर देता है। इधर टोनी अपना वो सूट पहनता है, उसमें सारा सिस्टम डाउनलोड करता है, उसमें वो पावर्स भी ले आता है और वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मारने लगता है और उस केव से बाहर आ जाता है वही ड्रेस पहनकर, और सारे वेपन्स डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और अपने सूट में मौजूद एक रॉकेट लॉन्चर से ही फ्लाई कर जाता है। अब वो गिरता है एक डेजर्ट में। वहाँ पर उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है और वापस वहीं पर ले आती है जहाँ पर वो लोग रहा करते थे। वहाँ पर टोनी के फादर का फ्रेंड भी होता है जिन्होंने उनके साथ मिलकर ये वेपन कंपनी खोली थी। टोनी कहता है मैं लाइव आना चाहता हूँ और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता हूँ। फिर दिखाते हैं कि टोनी पूरे मीडिया से बात कर रहा होता है। तो बताता है कि मुझे अफगानिस्तान के लोगों ने किडनैप कर लिया और उन्होंने मुझसे डिमांड की कि मैं उनको अपने वेपन्स बना कर दूँ। मैंने ये सोचा है कि मेरे वेपन्स कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो लोग भी ये वेपन्स हासिल करके जंग करना चाहते हैं और मैं ये सब नहीं चाहता, इसीलिए मैं अपनी कंपनी ही बंद कर रहा हूँ। अगर ये कंपनी बंद ना भी हो तो मैं ये वेपन्स कभी नहीं बनाने वाला। तो वो आदमी सब लोगों से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टोनी अभी अपनी जान बचा कर आ रहा है और ये अपने होश में नहीं है, ये भी उदास है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टोनी वहाँ से चला जाता है और वो आदमी भी टोनी के पीछे पीछे आता है। वो टोनी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तुम अफगानिस्तान से कैसे बचकर निकले और तुम्हें उन लोगों ने क्यों किडनैप किया था। तो टोनी उसे सारी बात बता देता है और ये भी बताता है कि मैंने एक आयरन सूट बनाया है जिसकी वजह से मैं केव से बाहर निकला, क्या तुम भी देखना चाहोगे। तो वो आदमी कहता है हाँ क्यों नहीं। तो टोनी अपनी शर्ट खोलता है और उसे दिखाता है, यानी उस आयरन सूट का कुछ हिस्सा। वो आदमी ये चीज़ देखकर कहता है ये तो अमेजिंग लग रहा है, हमें इस पर और काम करना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। हम इससे काफ़ी अमीर हो सकते हैं, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन टोनी नहीं मानता और फिर अपनी सेक्रेटरी के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी चेस्ट पर जो टूल लगा हुआ है मैंने उससे ज़्यादा अच्छा और बेहतर टूल बना लिया है, उसे उसके साथ चेंज कर दो। तो वो लड़की टोनी से पूछती है कि ये क्या करता है। तो टोनी उसे बताता है कि मेरी बॉडी में कुछ मेटल पीसीस हैं, ये उनको मेरे दिल तक जाने से रोकता है और मेरी बॉडी में और ज़्यादा पावर और एनर्जी बनाता है। उधर डेजर्ट में उन अफगानिस्तान के टेररिस्ट को आयरन सूट के कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं जिसे वो लोग जोड़कर पता लगा लेते हैं कि ये असल में चीज़ क्या है। इधर टोनी भी एक नई ड्रेस बनाने की कोशिश में होता है। उसने न्यू ड्रेस में और ज़्यादा अच्छे रॉकेट लॉन्चर लगा रखे थे जो उसे उड़ने में मदद देने वाले थे, और फिर वो अपनी ड्रेस में लगे सिस्टम को ऑर्डर देता है कि मुझे और ऊपर उड़ाओ। लेकिन जब वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है तो उसकी ड्रेस में बर्फ़ जमने लगती है सर्दी से, और उसके सिस्टम्स फ्रीज होने की वजह से रुकने लगते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। जब वो नीचे आ रहा होता है तो वो अपने सिस्टम को दोबारा से ऑर्डर देता है क्योंकि अब उस पर से बर्फ़ मेल्ट हो रही थी, तो वो दोबारा से उड़ जाता है। फिर घर आकर उस ड्रेस में कुछ चेंजेस करता है ताकि ज़्यादा ऊंचाई पर जाने में वो फिर से ना जमे, और टेबल पर उसकी सेक्रेटरी से उस पुराने टूल पर कुछ लिखकर उसके लिए रखा होता है जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होता है। फिर हम देखते हैं शाम को टोनी एक पार्टी में जाता है, वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी भी होती है। वो दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं, डांस करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। तभी वहीं पर वो रिपोर्टर आ जाती है जिसने उससे कुछ क्वेश्चन किए थे। वो उसे कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहती है जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में नहीं बनाया वो अफगानिस्तान वाले अब उस जैसे मिसाइल खुद बना रहे हैं। वो कहती है मुझे नहीं पता ये तुम्हारी परमिशन से हो रहा है या तुमने ऐसा कुछ करने को कहा है। टोनी एकदम बहुत गुस्से में आ जाता है, तो उसे लगता है ये काम सिर्फ उसी आदमी का हो सकता है जो उसके फादर का दोस्त है, यानी वेपन्स कंपनी का शेयर पार्टनर। वो सीधा उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या वाकई तुमने ये मिसाइल वहाँ पर भेजे हैं। तो वो कहता है हाँ, मुझे ऐसा करना पड़ा। तो टोनी कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि वहाँ पर जो टेररिस्ट हैं वो लोगों को कितना मार रहे हैं और तुमने उसी टेररिस्ट की मदद कर दी। हमारी कंपनियाँ ऐसे काम नहीं करती। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। फिर टोनी घर आ जाता है और ख़ुद ही कुछ करने का ट्राई करता है। टोनी अपने ड्रेस को बहुत एडवांस बना लेता है। उसने हर तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर दी थी जो कि फायर भी कर सकती थी और छोटे छोटे रॉकेट्स भी शूट कर सकती थी। टोनी फ़ौरन वो ड्रेस पहनकर अफगानिस्तान जाता है। वहाँ पर जाकर वो सब टेररिस्ट से लड़ता है, यहाँ तक कि उन टेररिस्ट के लीडर से भी। फिर अपनी ड्रेस से छोटा सा एक रॉकेट वहाँ पर छोड़ता है जिससे वो सारी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहाँ की एयरफोर्स को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन वो आयरन मैन को ढूंढ ही नहीं पाते। फिर टोनी अपने उसी दोस्त को कॉल करता है जो कि उसे अवार्ड देने कसिनो आया था। वो अपने दोस्त से कहता है कि ये मैं ही हूँ जिसने ये सारा ब्लास्ट किया है, तुम प्लीज़ इस मैटर का ख्याल रख लेना।
जब एयरफोर्स वाले उससे पूछते हैं कि ये अटैक किसने किया, तो वो कहता है कि हो सकता है कई दुश्मनों ने मिलकर ये अटैक किया हो। वो कोई भी बात टोनी पर नहीं आने देता। अब जब टोनी का फादर का दोस्त ये बात सुनता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि क्या ऐसे कोई अटैक करके गायब हो सकता है। क्या वो फ़ौरन अफगानिस्तान जाता है और वहाँ के टेररिस्ट से बात करता है। तो वो टेररिस्ट कहते हैं हम जान चुके हैं कि ये काम किसका है, लेकिन हम तब तक खामोश हैं जब तक हम पूरी बात का पता न लगा लें। ये आयरन मैन ही है, क्योंकि हमें ड्रेस से उसकी ड्रेस की कुछ पार्ट्स मिले हैं। वो टेररिस्ट उस आदमी से कहते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो मैं तुम्हें उनका डिज़ाइन बना कर दे सकता हूँ। लेकिन टोनी के फादर का दोस्त ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उन लोगों को डरा धमका कर ड्रेस ही अपने साथ ले आता है। यहाँ टोनी को पता चलता है कि उसका पुराना ड्रेस किसी ने चुरा लिया है। वो फ़ौरन से अपनी सेक्रेटरी के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे कैसे भी करके उससे रोकना होगा कि कहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए और वो मेरा नाम, मेरी आइडेंटिटी यूज़ करके हर जगह तबाही फैलाए। फिर टोनी की सेक्रेटरी उसी आदमी के ऑफिस जाती है जो कि टोनी के फादर का दोस्त है और सारी इन्फॉर्मेशन उसके कंप्यूटर से कॉपी करने लगती है। और तभी उसे ये भी पता चलता है कि यही आदमी था जिसने टोनी को किडनैप करवाया था उन टेररिस्ट से, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि टोनी का ज़रा सा भी शेयर रहे इस कंपनी में। ये देखकर वो काफ़ी हैरान होती है और वो वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसके कंप्यूटर से वो डेटा चुरा रही होती है। लेकिन वो उसे बातों में लगा कर वहाँ से चली जाती है। वो आदमी कोई इनोसेंट नहीं था, उसे भी पता चल गया था कि ये लड़की उसके कंप्यूटर से सारा डेटा चुरा गई है। जब वो लड़की सारा डेटा लेकर वहाँ से निकल रही होती है तो एक आदमी उससे पूछता है कि आप टोनी को जानती हैं ना, क्या आप टोनी से मेरा इंटरव्यू करवा देंगी, मुझे उससे कुछ सवालात पूछने हैं, कुछ क्वेश्चन करने हैं। और वहाँ टोनी के फादर के फ्रेंड को भी कुछ अजीब फील हो रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि टोनी अब बहुत पावरफुल है और उसे पता चल चुका है कि इस सारी गेम के पीछे मेरा ही हाथ है। उस आदमी ने कुछ साइंटिस्ट को ऑर्डर दिया होता है वही टूल बनाने के लिए जो कि टोनी के चेस्ट में था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि जो टूल ये बनवा रहा था उसका साइज़ बहुत बड़ा था, लेकिन उसको कंप्लीट होने में भी कुछ टाइम था। तो ये जाता है टोनी के घर बहुत गुस्से में। वो टोनी को डीएक्टिवेट करके उसके चेस्ट से उसका हार्ट यानी वो टूल ले जाता है, जिसकी वजह से टोनी बहुत डाउन फील करने लगता है, क्योंकि उस टूल के बगैर वो ज़्यादा देर जिंदा रहने वाला नहीं था। फिर टोनी को याद आता है कि उसने अपनी सेक्रेटरी को एक पुराना टूल भी दिया था। वो फ़ौरन इसे उसको लगा लेता है और अपना ड्रेस दोबारा से अपनी बॉडी पर ले आता है। अब टोनी के फादर का फ्रेंड तो टोनी का वो टूल लेकर जा चुका था। उसने अपने पास एक बहुत बड़ा आयरन जायंट बना रखा था जिसको उसने नाम दिया था आयरन मोंगर। वो आदमी वो टूल जो टोनी की चेस्ट से निकाल कर लाया था उसके अंदर लगा देता है, जिससे वो एक्टिवेट होने लगता है और उसमें कई पावर्स आ जाती हैं। मगर इतनी ही देर में असली आयरन मैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है और वो लड़ते लड़ते रोड पर आ जाते हैं। तभी आयरन मैन को याद आता है कि अभी तक ये सूट पूरी तरह ठीक नहीं है, यानी अभी भी कई ज़्यादा हाइट पर जाकर फ्रीज हो जाएगा। तब वो फ़ौरन इसे ऊपर उड़ाने लगता है ताकि आयरन मोंगर भी उसका पीछा करके ऊपर आ जाए और वो लोग बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। तो आयरन मोंगर का ड्रेस जमने लग जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो वो अजीब सा और थोड़ा डल होकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन नीचे आते ही वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और वो आयरन मैन पर अटैक करने लगता है। अब ये दोनों उस जगह पर आकर गिरते हैं, उसी लैब पर जिसमें बहुत बड़ा टूल बनाया जा रहा था। टूल को उस आदमी के साइंटिस्ट बना रहे थे जो टोनी के फादर का फ्रेंड था। आयरन मैन अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है तुम ये टूल एक्टिवेट कर दो, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा और उस टूल का सारा इफेक्ट इस आयरन मोंगर पर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं जानता होगा कि टूल स्टार्ट होने वाला है। तब टोनी की सेक्रेटरी ऐसा ही करती है। उसमें से काफ़ी ज़्यादा वेव्स निकलती हैं जो कि आयरन मोंगर के गिर्द आ जाती हैं और इन वेव्स की वजह से आयरन मोंगर मारा जाता है। फिर अगले दिन टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सब उससे सवाल कर रहे होते हैं कि आप ही वो आयरन मैन हो। तब उसके पास एक आदमी आता है और कहता है आप ये नहीं कहना, आपने कहना है कि उसमें आपका एक बॉडीगार्ड था और पर्सनल इशू की वजह से उन दोनों की लड़ाई हो रही थी और आपके फादर भी एक नेचुरल मौत मरे हैं। लेकिन टोनी वो स्क्रिप्ट उठाकर सब लोगों के सामने चला जाता है। तब टोनी का दोस्त उसके कान में कहता है कि जो भी बात सच है वही बोलिएगा। तब आयरन मैन सबके सामने बोल देता है आई एम आयरन मैन, यानी अब सबको पता चल चुका था कि असली आयरन मैन टोनी ही था। और इसी के साथ आयरन मैन पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अब मैं एक्सप्लेन करूँगी आयरन मैन पार्ट 2।
अब जहाँ पर पार्ट 1 का एंड हुआ था वहीं पर पार्ट 2 का स्टार्ट होता है, वहीं से जहाँ टोनी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वही आयरन मैन है। ये न्यूज़ किसी के टीवी पर चल रही होती है। जो आदमी इस न्यूज़ को देख रहा होता है उसका नाम इवैन होता है। ये न्यूज़ देखते ही इवैन के फादर की डेथ हो जाती है। तो इवैन कहता है कि मैं इस बात का बदला आयरन मैन से ज़रूर लूँगा। तब वो भी एक छोटा सा टूल तैयार करता है जिससे वो अपना ड्रेस बनाने वाला था, क्योंकि वो आयरन मैन से फाइट करने वाला था। अब कई दिन बाद इवैन की ड्रेस तैयार हो जाती है तो वो उसको नाम देता है द फ्लैश। उसमें ये पावर थी कि वो किसी भी मेटल को काट सकता था। फिर हम देखते हैं कि 6 महीने गुजर जाते हैं और टोनी कुछ लोगों से स्पीच कर रहा होता है। उसने अपना वही ड्रेस पहना होता है और वो सबको बताता है कि मेरे फादर का यही ड्रीम था कि वो एक सिटी बनाए जिसमें एडवांस बिल्डिंग्स हों और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन वो तो अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाए। अब मैं उनका ये ड्रीम पूरा करूँगा। और वो अपना ड्रेस सबको दिखाता है और कहता है ये ड्रेस मेरी हेल्प करेगा। टोनी ये सब बातें करके वहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं। वो टोनी से कहते हैं कि कुछ लोग आपसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं। वो सब लोग ये चाहते हैं कि आप सुबह कोर्ट में आएँ। वो आपके ड्रेस के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। जब टोनी कोर्ट में जाता है तो देखता है वहाँ पर आर्मी है। कोर्ट के स्टूडेंट उससे कह रहे होते हैं कि सूट तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, मगर इतनी ज़्यादा पावर, खतरनाक और पावरफुल चीज़ तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए, तो तुम ये ड्रेस आर्मी को दे दो। वो अपने सोल्जर्स को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं इससे। टोनी कहता है कि नहीं, वो ड्रेस मैंने बनाया है, मेरी मेहनत लगी है उसमें, मैंने उस पर कई एक्सपेरिमेंट किए उस पर और मुझे ही उसको यूज़ करना आता है और मेरा ड्रेस है, मैं किसी को नहीं दूंगा और मैं ही आयरन मैन हूँ। नो वन कैन बी आयरन मैन, कोई आयरन मैन नहीं बन सकता मेरे अलावा। और वही टोनी का वो दोस्त भी होता है जो कसिनो में अवार्ड देने आया था। इस पार्ट में उसको चेंज कर दिया गया है, मगर वो भी यही कहता है कि मुझे कहना पड़ रहा है कि वाकई में ये ड्रेस बहुत खतरनाक है और ये आर्मी के पास होना चाहिए, लेकिन फिर भी टोनी नहीं मानता। फिर वहाँ पर एक वेपन एक्सपर्ट भी आता है जो कि सेम बात बोलता है, लेकिन टोनी कहता है कि मैं तुम लोगों में से किसी की बात नहीं सुनने वाला। टोनी उन सब से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सबको ये सब करने के लिए किसने कहा है। इनफैक्ट वो आदमी इसीलिए ये चाहता है कि आप लोग मेरा ड्रेस ले लें, क्योंकि वो ऐसा ड्रेस खुद नहीं बना पा रहा और उसने मेरी कॉपी करके काफ़ी ज़्यादा ड्रेस बनाए हैं, लेकिन उसमें से कोई भी काम का नहीं। आप लोग उसकी बातों में क्यों आ रहे हैं, मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। टोनी फिर उनको प्रूफ भी दिखाने लगता है कि वाकई वो आदमी कैसा है। वो कहता है इतना बड़ा वेपन मेकर मेरी ड्रेस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, तो आप लोग कैसे कर पाएंगे? इसे सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि किसी को भी नुकसान नहीं देगा। सबको उसकी बात ठीक लगती है और फिर टोनी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इवैन अपना वेब फ्लैश ड्रेस कंप्लीट कर चुका है और अब वो चाहता है कि वो सीधा जाकर आयरन मैन से फाइट करे। दूसरी तरफ टोनी भी अपने ड्रेस को चेक कर रहा होता है। उसकी ड्रेस में एक ऐसा कोड होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल था, लेकिन यूज़फुल होने के साथ साथ वो काफ़ी खतरनाक भी था, जिसकी वजह से टोनी की बॉडी में काफ़ी पॉइजन फैल रहा था। और टोनी इस सोच में भी पड़ जाता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कंपनी का क्या होगा। तब वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी का सीईओ बनाता हूँ, ये कंपनी अब तुम्हारे अंडर है, तुम जिसको चाहो हायर करो। फिर टोनी की सेक्रेटरी, जो अब उसकी कंपनी की सीईओ थी, एक लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाती है, लेकिन वो लड़की किसी कंपनी की एजेंट होती है। फिर हम देखते हैं कि एक कार रेस हो रही होती है, उसमें टोनी ने भी पार्टिसिपेट किया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इवैन यानी द फ्लैश आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे टोनी की कार 2 हिस्सों में टूट जाती है। ये न्यूज़ टीवी पर टोनी की सेक्रेटरी यानी सीईओ भी देख लेती है और टोनी की बॉडीगार्ड से कहती है कि हमें फ़ौरन उसकी मदद के लिए जाना होगा। वो लोग जाते हैं और टोनी को उसका ब्रीफकेस देते हैं जिसके अंदर वो आयरन मैन वाला ड्रेस होता है और टोनी उसको पहन लेता है। अब आयरन मैन और वेब फ्लैश में बहुत फाइट होने लगती है, लेकिन आयरन मैन जो भी अटैक करता है वो वेब फ्लैश उसे रोक देता है और कितनी देर तक ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन तभी आयरन मैन वेब फ्लैश पर जोरदार अटैक करता है, जिससे फाइनली वेब फ्लैश को डिफीट हो जाती है। फिर वेब फ्लैश को अरेस्ट कर लिया जाता है। थोड़ी देर बाद टोनी पुलिस स्टेशन जाता है वेब फ्लैश को ये पूछने के लिए कि उसने उस पर अटैक क्यों किया था, और वो आगे से चुप रहता है। तो टोनी उससे कहता है कि वैसे तुम्हारी टेक्नोलॉजी थी बड़ी कमाल की, तुम ये अगर आर्मी को बेच देते तो तुम काफ़ी अमीर हो सकते थे। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक और आदमी आता है जो बिल्कुल इवैन के जैसा था,
इवन उसका यूनिफॉर्म भी। वो दरअसल जेल में इसीलिए भेजा गया था कि उसको मरवा कर लोगों को ये शो किया जा सके कि इवैन मर चुका है। और एक दूसरा आदमी जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर था, वो इवैन को रेस्क्यू कर लेता है, वहाँ से छुड़वा लेता है। सबको यही लग रहा था कि इवैन मारा जा चुका है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर ब्लास्ट करवा कर नकली इवैन को मरवा दिया था। वो गैंगस्टर किसी कंपनी का ओनर था और टोनी का बहुत बड़ा दुश्मन भी था। वो ये चाहता था कि वो भी आयरन मैन की ड्रेस की तरह कई ज़्यादा ड्रेसेस बनाए और पूरी आर्मी बना ले उनसे। उसने इवैन को भी इसीलिए छुड़वाया था। दूसरी तरफ टोनी के ड्रेस का वो कोर उसे बहुत सता रहा होता है। वो उसके चेस्ट में मुसलसल पॉइजन पहुंचा रहा था। उससे फील हो रहा था कि उसने जल्द कुछ ना किया तो उससे वो मारा भी जा सकता है। लेकिन इन सब बातों की फिक्र ना करते हुए वो अपनी बर्थडे पार्टी रखता है और उसमें वो डांस कर रहा होता है। तभी उसका आर्मी वाला ब्लैक फ्रेंड आता है। वो उसे कहता है आर्मी का ऑर्डर है कि कल तुम्हें ये तुम्हारी ड्रेस को उनके सामने लाया जाए। वो आदमी भी टोनी से तंग आ चुका था और उसे कहता है तुम अपना ड्रेस पहनकर पार्टी कर रहे हो, तुम जानते भी हो ये कितना खतरनाक है। लेकिन टोनी उसकी बात नहीं सुनता, तो वो भी टोनी का पुराना ड्रेस पहनकर आ जाता है। तो उन दोनों में अब काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। दोनों ने ही आयरन के ड्रेस पहने होते हैं और दोनों चाहते थे किसी न किसी तरह एक दूसरे को हरा दें ताकि पहला जीत जाए। अब दोनों अपने अपने हाथ से लेज़र निकालने लगते हैं। सेम टाइम पर लेज़र निकलने से दोनों लेज़र आपस में टकरा जाते हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जहाँ पर ब्लास्ट होता है वहाँ पर टोनी की बर्थडे पार्टी हो रही होती है और वो जगह कोई और नहीं बल्कि टोनी की कंपनी होती है। अब टोनी का पुराना ड्रेस लेकर वो ब्लैक फ्रेंड तो चला जाता है, लेकिन टोनी वहीं नशे की हालत में होता है। फिर दिखाते हैं कि एक आंख वाला आदमी टोनी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे फादर क्या क्या करना चाहते थे और तुम क्या कर रहे हो, नशा करके इधर उधर फिरते रहते हो। तो टोनी कहता है अपनी जुबान बंद रखो, तुम होते कौन हो ऐसा कहने वाले। तो वो आदमी कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो लड़की जो तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी ही सीक्रेट एजेंट है और तुम्हारी सारी बातें और सारी रिपोर्ट्स ही मुझे देती रही है। फिर वो आदमी ये भी कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम्हारा कोई नुकसान हो, मैं चाहता हूँ कि तुम और ज़्यादा अच्छा एक ड्रेस बनाओ जिससे पूरी दुनिया को फ़ायदा हासिल हो। और मेरे पास तुम्हारे फादर की कुछ चीज़ें भी हैं, चाहो तो तुम उन्हें मुझसे ले सकते हो। टोनी उस एक आंख वाले आदमी के पास से अपने फादर की सारी चीज़ें ले आता है। उन चीज़ों से उसे पता चलता है कि उसके फादर जो सिटी बनाना चाहते थे वो उस टूल की वजह से बनाई जा सकती थी। वो टूल पर पूरी तरह से रिसर्च करने लग जाता है। वहाँ पर उसको कोर का पूरा डिज़ाइन भी नज़र आ जाता है। वो उस पर और रिसर्च करता है और काफ़ी चेंजेस करने के बाद बहुत ही ज़्यादा एडवांस टूल बना लेता है और फिर उसी टूल से वो एक नया ड्रेस तैयार करता है जिसको नाम देता है मार्क सेक्स। साथ ही उसे इवन की कॉल भी आती है जो कहता है मैंने तुम्हारे दुश्मन के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा ड्रेस तैयार किया है। मैं वेट करूंगा उस दिन का जब हम आमने सामने होंगे, तब देखेंगे कि कौन जीतता है। यहाँ पर यह पता चलता है कि टोनी का पुराना ड्रेस जो कि टोनी का दोस्त आर्मी के पास ले गया था, उस ड्रेस में इवैन ने और टोनी के दुश्मन ने कुछ चेंजेस किए और उसको और ज़्यादा एडवांस बना दिया कुछ टेक्नोलॉजीज की मदद से, जो कि बहुत सारी वॉर कर सकता था और फाइट्स कर सकता था। उधर दूसरी तरफ टोनी का दुश्मन स्पीच कर रहा होता है। वो कहता है मैंने बहुत ज़्यादा आयरन सोल्जर्स बनाए हैं क्योंकि अब आयरन आर्मी का दौर है। दूसरी तरफ टोनी को भी पता चल जाता है कि इवैन किसी के साथ भी मुखलिस नहीं है, तो वो जाता है अपने उसी दुश्मन के पास, उसी इंडस्ट्रीज के ओनर के पास, और उसे जाकर कहता है कि इवैन तुम्हारे साथ धोखा करेगा और तुम्हारी सारी आर्मी को अपने कब्जे में कर लेगा और वो सिटी पर अटैक कर देगा। और फिर ऐसा ही होता है। इवैन देखते ही देखते सारे सूट्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उस वॉर मशीन को भी, जो कि इन लोगों ने न्यू टेक्नोलॉजी के साथ तैयार की थी। वही ड्रेस जो कि टोनी का पुराना ड्रेस था। टोनी उस इंडस्ट्री के ओनर से कहता है मैंने कहा था ना, अब जाओ और कंट्रोल करो अपने सोल्जर्स को। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर वही एक आंख वाले आदमी की सीक्रेट एजेंट वहाँ पहुँचती है जहाँ पर इवैन इनसे आयरन सोल्जर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन वो सब के सब अपना कंट्रोल खो चुके थे। तभी वहाँ पर टोनी आता है जो कि अब आयरन मैन बन चुका था। वो आते ही अपनी पावर्स को यूज़ करता है और सारे आयरन सोल्जर्स को मार देता है, लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है द फ्लैश, जो कि अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आया था। अपने उसी ड्रेस में टोनी यानी आयरन मैन के ड्रेस में उस पर अटैक करता है, पर उस पर कुछ भी असर नहीं होता क्योंकि वह फ्लैश काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और अब वो जानता था कि आयरन मैन का मुकाबला कैसे करना है। तभी टोनी को याद आता है कि जब उसकी
और उसके ब्लैक फ्रेंड की लेज़र आपस में टकराई थी तो काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ था। तो टोनी अपने फ्रेंड से कहता है कि हम वो एक्सपेरिमेंट दोबारा से करते हैं, और वो दोनों ऐसे ही करते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तब ब्लश वहीं पर मारा जाता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि टोनी के पास वही एक आंख वाला आदमी आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देने आया हूँ। तुम्हारा जो आयरन मैन वाला ड्रेस है उसको एवेंजर्स ने अप्रूव कर दिया है, अब वो एवेंजर्स टीम में यूज़ होगा, पर आई एम सॉरी तुम उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुए, तुम्हें सिर्फ पीछे से काम करना होगा। तो टोनी कहता है कोई मसला नहीं, आई एम एक्सेप्टिंग, लेकिन मुझे इस बात का क्रेडिट चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कोर्ट के सेनेटर टोनी यानी कि आयरन मैन और उसके ब्लैक फ्रेंड को मेडल देते हैं और उनसे कहते हैं कि थैंक यू, आपने पूरी दुनिया को बचा लिया। और इसके साथ ही आयरन मैन पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन की बारी है। मूवी का स्टार्ट एक फ्लैशबैक को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर एक लेडी टोनी को बता रही होती है कि मैंने एक ऐसा वायरस बनाया है जिसमें बहुत सारी पावर्स हैं, इवन वो लोग जो डिसेबल हैं या मजदूर हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तभी वहाँ पर एक ग्लासेस वाला साइंटिस्ट आता है जो कि टोनी से कहता है हमारी कंपनी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाली है, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस टूल्स यूज़ होने वाले हैं, तो मैं तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ कि तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। दरअसल वो टोनी से काफ़ी इम्प्रेस होता है, लेकिन टोनी उसकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि टोनी को एक मेंटल इशू हो गया है, उसी वजह से जब आयरन आर्मी ने पूरी सिटी पर अटैक किए थे और टोनी शुरू में उन्हें बचा नहीं पा रहा था, उसे ये फ्लैशबैक बार बार आते थे और इसी को लेकर वो काफ़ी सैड और बुरा फील किया करता था। लेकिन उसका दोस्त उसे हौसला देता है। तब आयरन मैन सोचता है कि उन्होंने अगर दोबारा हमला किया तो मैं क्या करूँगा, इसलिए वो आयरन मैन की पूरी टीम बना देता है और वो उस टीम का नाम रखता है आयरन लेजेंड। अब हमें पता चलता है कि पूरी कंट्री में दोबारा से अटैक्स हो रहे हैं और वो कोई और नहीं बल्कि मैंड्रीन नाम का एक आदमी करवा रहा होता है। टोनी यानी आयरन मैन का बॉडीगार्ड भी उसी अटैक वाली कंट्री में होता है और काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। टोनी उससे बहुत अच्छा अटैच था। टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है अगर ये अटैक्स ना रोकेंगे तो मैं उस मैंड्रीन से बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। मगर लगता था कि उसकी ये बात मैंड्रीन को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो जनाब टोनी के घर पर ही अटैक करवा देते हैं, जिससे टोनी यानी आयरन मैन का घर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस वक्त टोनी के साथ वो लड़की भी थी जिसने वो वायरस बनाया था जो कि डिसेबल लोगों को ठीक कर सकता था। आयरन मैन अपना ड्रेस पहनता है और उस लड़की को बचाकर वहाँ से ले जाता है, लेकिन आयरन मैन के सूट में एक एरर आ जाता है जिस वजह से उसने जहाँ लैंड करना था वहाँ पर नहीं जाता बल्कि किसी और जगह गिर जाता है जहाँ पर स्नो फॉलिंग हो रही होती है। मगर उम्मीद अभी भी बाकी थी क्योंकि सूट में पावर्स जो बाकी थी, वो चाहता तो उस जगह पर वापस जा सकता था जहाँ उसको जाना था। दूसरी तरफ पूरी दुनिया काफ़ी सैड होती है क्योंकि उनको ये लग रहा था कि टोनी मारा जा चुका है उस अटैक में जो कि उसके घर में हुआ था। क्योंकि उसके बाद टोनी किसी को दिखाई जो नहीं दिया था। आयरन मैन जिस विलेज में गिरता है वहाँ पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। वो उससे कई बातें करने लगता है क्योंकि वो उसे बहुत इनोसेंट लगता है। टोनी देखता है कि वो विलेज भी तबाह हो चुका है और सेम उसी तरीके से तबाह हुआ है जिस तरीके से टोनी के घर पर अटैक किया गया था। तो वो समझ जाता है कि ये ज़रूर इसके पीछे मैजिक का ही हाथ है। अब वो सारे केस पर रिसर्च करने लगता है। उसे पता चलता है कि ये एक्सप्लोर किसी वेपन के ज़रिए नहीं हुए बल्कि ये उन सोल्जर्स ने किए हैं जो कि सुपर पावर रखते हैं। टोनी सबसे मैंड्रीन की लोकेशन के बारे में पूछता है मगर उसे कुछ पता नहीं चलता। सरप्राइजली वही बच्चा उसे मैंड्रीन की लोकेशन तक पहुंचा देता है। विलेज में टोनी ने कुछ वेपन्स भी तैयार कर रखे थे तो वो अपने साथ लेकर यहाँ पर आया था। वहाँ पर उसे पता चलता है कि मैंड्रीन तो वहाँ पर था ही नहीं, वो ड्रामा कर रहा था जिससे वो वहाँ पर हो। वहाँ पर सिर्फ एक आदमी था जो वहाँ की वीडियोस बनाकर पब्लिश किया करता था। फिर दिखाते हैं कि वही ग्लासेस वाला साइंटिस्ट टोनी से मिलता है। दरअसल वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, ना ही उसे ग्लासेस लगी हुई थी और ना ही ये उसका गेटअप था, ये उसका फेक गेटअप था। और टोनी को बताता है कि मैंने वही वायरस यूज़ करके खुद की डिसेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है और अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी को भी किडनैप कर रखा है। वो उसे उसका विजन दिखाता है, ये देखो ये अब मेरे कब्जे में है। वो दरअसल कहीं और पर किडनैप हुई थी और ये सिर्फ उसकी इमेज होती है, एक होलोग्राम।
अब वो लड़की जिसने वायरस तैयार किया होता है वो कई सालों से साइंटिस्ट के लिए काम कर रही थी, लेकिन जब उस साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये टोनी से मिलने गई थी तो वो उसे उसी वक्त शूट कर देता है। टोनी को पता चलता है कि वो साइंटिस्ट बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करता था जिससे उसकी लोकेशन कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता था। वहाँ पर एक वॉर मशीन भी होती है जो कि टोनी का फ्रेंड चला रहा होता है, यानी वही आयरन सूट जो वो लेकर भागा था। अब उस ड्रेस का नाम चेंज कर दिया गया था और वो उस साइंटिस्ट ने किया था। दरअसल वो टोनी को ये बताना नहीं चाहता था कि ये वही ड्रेस है। वो उस ड्रेस को यानी वॉर मशीन को अपने साथ ले आता है, लेकिन टोनी भी काफ़ी पावरफुल था। वो वहाँ से जान छुड़वाकर भाग चुका था क्योंकि उसे मैंड्रिक की लोकेशन का पता लगाना था। इसी दौरान टोनी को पता चलता है कि वो साइंटिस्ट वो एडवांस ड्रेस चुराकर यूएसए के प्रेसिडेंट को मारना चाहता है और इसके लिए उसे कुछ भी करके उसे रोकना होगा। और इसी मकसद के लिए वो साइंसदान वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो प्रेसिडेंट होते हैं जो कि किसी और कंट्री जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वो उन्हें किडनैप कर लेता है और अपनी सीक्रेट लोकेशन पर ले आता है जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता था, लेकिन टोनी वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि उसकी हेल्प की थी उसी छोटे बच्चे ने और टोनी खुद भी बहुत टैलेंटेड था। टोनी वहाँ पहुंचकर बाकी सारे पैसेंजर को भी बचा लेता है, लेकिन जब बारी आती है प्रेसिडेंट को बचाने की तो इतनी ही देर में वो साइंटिस्ट उसको लेकर वहाँ से जा चुका था और टोनी नाकाम रह जाता है प्रेसिडेंट को बचाने में। लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि साइंटिस्ट की सीक्रेट लोकेशन क्या थी। ये समंदर के पास एक खुफिया जगह थी और ये प्रेसिडेंट को यहाँ पर इसीलिए लाया था कि वो सारे सोशल मीडिया को उनकी डेथ लाइव दिखाना चाहता था, जिससे इसको पॉपुलैरिटी मिलती और ये मशहूर हो जाता और लोग इससे डरने लगते। और प्रेसिडेंट को पकड़ना इतना आसान नहीं हुआ था, बल्कि प्रेसिडेंट के नीचे जो बंदा होता है यानी वाइस प्रेसिडेंट, उसने जेलसी में आकर प्रेसिडेंट की किडनैपिंग में उस साइंटिस्ट की मदद की थी और वो ये सब लालच में करता है। उसकी एक बेटी डिसेबल थी जिसको साइंटिस्ट वही वायरस देकर ठीक कर देता है। अब दिखाते हैं कि टोनी और उसका ब्लैक फ्रेंड उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर साइंटिस्ट होता है, यानी समंदर के पास वाली खुफिया जगह पर। टोनी अपने दोस्त को कहता है कि मैं अपनी सेक्रेटरी यानी सीईओ को बचाऊंगा और तुम जाकर प्रेसिडेंट को बचाना। फिर देखते हैं कि आयरन मैन उसी आदमी यानी उस साइंटिस्ट के सामने पहुंच चुका है। उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है, दोनों ने ड्रेसेस पहन रखे थे। इधर दूसरी तरफ वो ब्लैक फ्रेंड भी प्रेसिडेंट को बचा लेता है और उन्हें भी आयरन ड्रेस पहनाकर महफूज कर देता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं। अभी आयरन मैन भी उस सीईओ को बचा लेता है, लेकिन बचाते बचाते वो नीचे गिर जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा आग लगी होती है। तो आयरन मैन डर जाता है कि ये तो जल जाएगी। अब मगर उस साइंटिस्ट ने इस लड़की के अंदर भी वो वायरस इंजेक्ट कर रखा था जिसकी वजह से उसे आग से कुछ नहीं होता और वो ठीक हो जाती है। ये इनके लिए प्लस पॉइंट हो गया था। अब फिर से टोनी आयरन मैन उसी साइंटिस्ट के पास जाता है। उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, मगर जब टोनी देखता है कि साइंटिस्ट पर ना तो मेरी आर्मी का कोई असर हो रहा है ना ही मेरे अटैक्स का, तो फिर उसको एक आइडिया आता है। वो अपना ड्रेस उतारता है और उसी साइंटिस्ट को पहना देता है। उस ड्रेस की खास बात ये थी कि वो खुद को ब्लास्ट कर लेता था और टोनी फिर ऐसा ही करता है और वो ड्रेस ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वो साइंटिस्ट बहुत चालाक था, उसने भी वो वायरस अपने अंदर इंजेक्ट कर रखा था जिसकी वजह से वो सरवाइव कर जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। वहाँ वो पूरी तरह जल चुका था, मगर उसमें अभी भी पावर्स थी काफ़ी ज़्यादा। और तभी वहाँ पर वो सीईओ आती है और वो साइंटिस्ट को पूरी तरह से मार देती है, जिससे फाइनली वो मर जाता है। फिर वो सीईओ आती है टोनी के पास, वो दोनों गले लगते हैं और कन्फ्रेंस करते हैं कि वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। उधर टोनी अपनी बाकी आर्मी को भी ऑर्डर देता है कि खुद को ब्लास्ट कर लो, तो वो ऐसा ही करते हैं। आसमान पर ऐसा लगता है जैसे फायरवर्क चल रहे हों। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पुलिस ने नैंजीन और उसके वाइस प्रेसिडेंट को भी अरेस्ट कर लिया है। फिर दिखाते हैं कि आयरन मैन बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका था, तो दुनिया के बड़े बड़े सर्जन्स उसका ऑपरेशन करते हैं। उसके अंदर जो भी मेटल के पीसेस होते हैं उनको निकाल देते हैं। ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ होती है, यानी कि अब ना उसे किसी टूल की ज़रूरत थी, ना किसी कोर की और ना ही किसी ड्रेस की ज़रूरत थी ज़िंदा रहने के लिए, और उस टूल को पानी में फेंक देता है। यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स अच्छे लगे होंगे, और प्लीज़ अगर अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली मूवी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।